नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरीके की क्वेरी थी। किसी ने पूछा कि ये G20 आखिर क्यों हो रहा है। किसी ने ये भी कहा कि इस G20 के क्या लाभ हैं। किसी ने ये भी कहा कि क्या जो पेमेंट जा रहा है, जो खर्च जा रहा है, वो इंडिया का जा रहा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सारा पे कर रही है। इसके अलावा सिक्योरिटी में कितने लोग हैं, इंडियन आर्मी सिक्योरिटी दे रही है या नहीं दे रही है, बाकी स्टाफ जो है वो सिक्योरिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सीआरपीएफ दे रही है या नहीं, या फिर एसपीजी का क्या रोल होगा। तो बहुत सारी क्वेरी थी, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हमने भी देखे, आपने भी देखे, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में पता नहीं चला है। जिन चीज़ों के बारे में पता नहीं चला है और जो मुझे पता है उसके बारे में कोशिश है कि आप तक बात पहुंचाई जाए। सबसे पहले तो G20 क्या है इसे समझिए थोड़ा सा। 1999 में यानी कि 1999 में वैश्विक मंदी का दौर आया था और वैश्विक मंदी के दौरान चीज़ें ऐसी हुई थी कि पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी खराब हो गई थी। यानी कि फिनेंशियल सेक्टर में पूरे वर्ल्ड को लॉस हो रहा था और उन चीज़ों से उबरने के लिए कुछ एक ऐसे ताकतवर देशों का समूह बनाया गया जो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता या फिर आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में आइडिया शेयर करता। तो ये चीज़ थी। फिर 1999 के बाद क्या हुआ कि 2008 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया 20 कंट्रीज के ग्रुप में। इनकी 2008 में 20 देशों का समूह इसके साथ ऐड हो गया। G7 के बाद G8 भी बना था, लेकिन 20 देशों का समूह इसलिए याद रहता है लोगों को क्योंकि अब इसे G20 के नाम से बुलाया जाता है। हर एक बार क्या होता है कि इसकी मेजबानी अलग अलग राष्ट्र करते हैं। 2008 से जब इसकी शुरुआत हुई थी आधिकारिक तौर पर, ये 2008 से शुरुआत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बातें होती थी, इनकी वित्त से संबंधित बातें होती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे विश्व में अन्य प्रकार की समस्याएं बढ़ती गई तो फिर सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने सोचा, यानी कि प्रेसिडेंट ने सोचा, प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि क्यों ना हम इसे फिनेंशियल दृष्टिकोण से ही नहीं बाकी और दृष्टिकोण से भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो कन्वर्ट होती गई और 2008 में ऐसा दौर आया जब पहली बार सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। अब आप ये कहेंगे कि दुनिया में 200 देश हैं, लगभग 200 से 200 250, क्योंकि बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो टेरिटरी को समझते हुए अगर जोर लिया जाए तो क्या सिर्फ 20 देश ही इन चीज़ों के बारे में निर्णय ले सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो 20 देश है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 20 देशों के पास दुनिया की 75% इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1,000 रुपये हैं तो उसका 75% एड ऑन कर लीजिए और इतने पैसे इनके पास हैं। तो बड़ी बात यह हो गई कि जब ये सारी चीज़ें इनके पास है तो कमांड भी इन्हीं के हाथ में होना चाहिए। तो इसीलिए ये कमांड करते हैं और चीज़ों को समझाते हैं बड़ी बारीकी से, या फिर समझते हैं। यदि कोई भी छोटे देश में या बड़े देश में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उसे रन करने की कोशिश करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसे G20 का नाम दिया गया है। जी मतलब ग्लोबल, ग्लोबल मतलब वैश्विक, और वैश्विक सारी चीज़ों के बारे में अब इसमें बातें होती है। 2008 से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये 15वां साल है और उसके बाद भारत को मेजबानी मिली है। यानी कि भारत के अलावा फिर देखिए 2024 का शेड्यूल भी तैयार हो गया इसका। 2024 में ब्राज़ील के हाथ में जाने वाली है मेजबानी। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, G20 के बारे में एक और बात करते हैं जो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, या फिर ये कहें कि रूमर भी फैला रहा है। लोग कह रहे हैं कि भारत ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। देखिए, इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला तो ये कि जब आपके घर पे कोई अतिथि आता है तो आप उसके सेवा सत्कार के लिए क्या करते हैं, जो नॉर्मल खाना पीना खाते हैं उससे थोड़ा सा इतर कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या उसमें आपका पैसा नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ जब अतिथि आ रहे हैं तो हमने कोशिश की कि हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर दिखाएं, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। अब दिल्ली की सुरक्षा की बात करें और दिल्ली की बाकी और चीज़ों की बात करें तो इस पर बहुत सारे पैसे गए हैं। लेकिन एक और बात है, प्रगति मैदान जहाँ पर भारत मंडपम बनाया गया है, तो उस भारत मंडपम को बनाने में 750 करोड़ रुपए लगा है। यानी कि 750 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ भारत मंडपम को बनाने में लगा है। आप समझिए कि वो कितना विशाल बनाया गया होगा। 3 फ्लोर का बनाया गया है, तो बहुत विशाल बनाया गया है और बहुत सारी सिक्योरिटी है उसमें, जो सिक्योरिटी लेयर्स के बारे में बातें करती हैं और ये दिखाती है कि भारत अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा है। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। कहा जा रहा है कि 1400 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्च हुए हैं दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए।
इसके अलावा और भी खर्चे हैं जो भारत सरकार ने की है। कुल मिलाकर 4100 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च है, लेकिन इसमें से कुछ रिटर्निंग भी है। जैसे भारत मंडपम है, अब यहाँ पर सपोज आज के बाद फिर कोई कार्यक्रम होता है, कभी हम रेंट पर देते हैं, कभी कुछ चीजें होती है, तो भारत मंडपम से हमें फायदा मिल सकता है। अब अगर दिल्ली में पैसे खर्च हुए हैं तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि तो दिल्ली की दशा भी तो बदली है, दिल्ली दिखेगा भी तो थोड़ा सा सुंदर, तो सौंदर्य में भी पैसे खर्च हुए हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ आईएमएफ के भी लोग आ रहे हैं। आईएमएफ, इनके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थान जो है, उनके भी लोग आ रहे हैं। तो पहले ये समझिए कि आईएमएफ होता क्या है। आईएमएफ वो होता है कि जब किसी देश को दूसरे देश से मदद की जरूरत पड़ती है या फिर उसके पास धन अभाव हो जाता है, तो वो क्या करता है, आईएमएफ की शरण में जाता है। भारत अभी तक 2 से 3 बार गया है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान शायद 42 बार जा चुका है, 42 टाइम्स, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद 42 टाइम्स जा चुका है। और आईएमएफ उसे लोन देता है आसान किस्तों में, और फिर वो आईएमएफ को चुकाता है। तो ये चीजें होती है। तो जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो आपको अपना शौर्य बल तो दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए भारत सरकार ने ऐसी कोशिश की है, और ये अच्छा है मेरे नज़र में। अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे आपका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव दिखाएगा। एक और बात थी लोगों की कि कल से हमें जो बाइडन को ही क्यों दिखाया जा रहा है। दरअसल जो बाइडन को इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि भारतीय मीडिया ये चाहती है कि भारत का इम्पैक्ट जो है वो अमेरिका पर अच्छा पड़े। अमेरिका के साथ अभी गहरी दोस्ती नहीं है हमारी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका क्या है, सबसे सशक्त कंट्री है और सबसे सशक्त लोकतंत्र है। इसके अलावा क्या है कि अमेरिका के पास इकोनॉमी जो है वो बहुत हाई है और विश्व में सबसे हाई है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आने वाले कल को हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए हम अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं, एक अच्छा डील कर रहे हैं, ताकि अमेरिका की इमेज अगर हम बेहतर बनाकर दिखाएंगे तो अमेरिका भी कल होकर हमारे साथ आएगा और हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और बात करते हैं। बात ये कि बाइडन कितना खर्च कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे कि भाई एक बात बताओ, आप न्यूज़ में हो तो थोड़ा सा बता दो कि बाइडन एक दिन में कितना खर्च करते हैं। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि बाइडन का एक दिन का खर्च लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास आता है जब वो देश से बाहर आते हैं, और इसमें 2 करोड़ के आसपास उनका जो हेलीकॉप्टर है, विमान है एयरफोर्स 1, उसमें ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा बाकी सिक्योरिटी में, रहने में और बाकी चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं। एक और बात, लोग कह रहे हैं कि क्या जो विदेशों से लोग आ रहे हैं वो भारत सरकार के खर्चे पर आ रहे हैं, तो जवाब है नहीं। या फिर भारत सरकार के लोग कहीं और जाते हैं। सपोज 2024 में बैठक होने वाला है या 2022 में जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, तो भारत की ओर से जो भी लोग जा रहे हैं वो अपने खर्चे से जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब इंडिया में लोग आते हैं तो वो अपने खर्चे से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब जो बाइडेन अपने जिस जगह पे रुक रहे हैं, आईटीसी मोरिया होटल है, दिल्ली का बहुत आलीशान होटल है, तो वहां पे रुक रहे हैं, तो वो उनका खुद का खर्च है जो उन्हें खर्च करना है। इसके अलावा क्या है, जो वो अपनी वैन से घूमेंगे उनके खर्च उनके खुद के होंगे, जो उनके साथ लोग आ रहे हैं उनके खर्च उनके खुद के होंगे। यहाँ तक कि भारत ने जिन राष्ट्रों को आमंत्रित किया है उन राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। मतलब यह है कि आप अपने खर्चे पे आइए और अपने खर्चे पे जाइए। बस यहाँ जो लंच की चीज़ें होंगी, जो डिनर की चीज़ें होंगी और बाकी प्रगति मैदान से आने जाने में जो भी चीज़ें हों, ये भारत सरकार ऐड ऑन करेगी, और ये हर सरकार ऐड ऑन करती है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरी सरकार भी हमारे साथ ऐसा ही ट्रीट करती है। तो ये कुछ जवाब थे जो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एक बार आपको G20 के बारे में और बता देता हूँ कि क्या क्या होना है। देखिए G20 की बैठक शुरू होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से बात करने वाले हैं। वार्तालाप के दौरान संबोधन भाषण में वो क्या क्या बातें कहते हैं, ये देखने लायक बातें होगी। इसके अलावा फिर अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। बाकी और लोगों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ लोग हैं जिनसे मुलाकात बाकी है। तो मुलाकात के बाद फिर एक सेशन चलेगा, और उस सेशन के बाद 10 तारीख को, परसों दोपहर, क्या होगा कि 10 तारीख को दोपहर में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो ये भारत में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर बातें थी। कुछ और लोग हैं जो अलग अलग कटाक्ष कर रहे हैं। ये मैंने फेसबुक पर देखा है कि दिल्ली की ये बस्तियां प्रभावित हो गई, वो बस्तियां प्रभावित हो गई।
माना जा सकता है कि प्रभावित हुई है, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस समय देश को एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है। जब आपके देश में कोई अतिथि आता है तो आप उसका सत्कार कीजिए, और अगर उसके सत्कार करने के लिए एक और एग्जाम्पल दो, जैसे मेरे घर में 4 कमरे हैं फॉर एग्जाम्पल, और यदि मेरे घर में कोई और मेहमान आ जाता है, मैं कल तक अलग कमरे में सो रहा होता हूँ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे घर पे मेहमान आते हैं, शायद आप इसे रिलेट करेंगे, तो वो कमरा मेरा उस दिन के लिए छिन जाता है, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ या अपनी फैमिली मेंबर में से किसी एक के साथ जाकर सो जाता हूँ। तो मैं थोड़ी देर के लिए कष्ट झेलता हूँ, लेकिन क्या हम अपने मेहमान को कष्ट दे सकते हैं? तो हम अपने इम्पैक्ट को बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, और बाकी लोगों को भी पता है कि ये ज़्यादा दिन है नहीं, टेम्पररी चीज़ें हैं, 10 के बाद फिर सारी स्थिति ठीक हो जाएगी, तो फिर टेंशन किस बात की लेनी है। तो ये चीज़ें थी जिनके बारे में अभी मैंने आपको अपडेट दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, पूरा अगर देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया।